हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो फिर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स से 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर कराया हूं, जो आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन यहां से रिपीट होकर आता है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं उन्हीं क्वेश्चन को लिया हूँ जो बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। तो यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन मैं लूसेंट से लिए हूँ। 90% क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और इसके पहले मैं बता दूँ, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं कोई भी एग्जाम का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया, जिसको हम कैग के नाम से जाना जाते हैं। तो भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उल्लेख किया है? तो आपके आर्टिकल 148 में, 156 में, 280 में या 352 में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 148। तो आर्टिकल नंबर 148 से लेकर आपके 151 में ये आपके भारतीय संविधान के भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के ये आपका एक स्वतंत्र यहाँ पे पद है, जो प्रावधान मतलब किया गया है। इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान में 148 आर्टिकल से 151 में अनुच्छेद में इनके बारे में बताया गया है। तो इसको याद रखिएगा। और इनकी नियुक्ति अगर हम बात करें कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया की, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट, जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं। तो इसको याद, राष्ट्रपति द्वारा इसको की जाती है नियुक्ति। तो कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगर पूछे यहाँ से क्वेश्चन, और तो अभी वर्तमान में भारत के कैग कौन है? तो भारत के वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र जो मुर्मू हैं, याद रखिए, 14वें क्रम के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी अभी हमारे 14वें क्रम के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति खालिस्तान के हाथों में, तो संसद के पास, राष्ट्रपति, संविधान सभा या डी आपके भारतीय जनता के हाथों में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति आपके भारतीय संविधान के लोगों के पे इनके हाथ होता है। तो इसको याद रखिएगा। प्रस्तावना, जो कि संविधान की कुंजी कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कर अंतिम शक्ति आपके भारत की जनता के हाथ में सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है आपके भारतीय नागरिकता से संबंधित कानून में संशोधन करने के लिए जिम्मेदार है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सुप्रीम कोर्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका संसद करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय नागरिकता से संबंधित कानून में संशोधन के लिए आपका संसद जिम्मेदार होता है। तो भारतीय संविधान के संसद को नागरिकता पर विधायी नीति बनाने के लिए शक्ति यहाँ पे इनको प्रदान किया गया है। तो नागरिकता प्रदान करते समय शर्तों को निर्धारित करने के लिए इसको विधायी निकाय बनाया गया है। तो संसद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा की स्थापना कौन से सन में हुई थी? तो ये आपका 1 जनवरी 1948 को, 10 जनवरी 1950 को, 3 अप्रैल 1992 या 3 जुलाई 1956 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, डेट को याद रखिएगा। तो 3 जनवरी 1952 में ये आपके राज्य सभा की स्थापना की गई थी। तो पहली बार गठन किया था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की आपकी पहला बैठक है। तो इसको याद रखिए। राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है? तो इसको राज्यों की परिषद को राज्यसभा और लोकसभा के रूप में जाना जाता है। लोकसभा के जो होती है उसको लोकसभा, राज्य की परिषद को राज्यसभा के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। निम्नलिखित किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी? किरण सिल्वा समिति, खट्टर समिति, बलवंत राय मेहता समिति या इनमें से कोई नहीं? थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे हम इससे और क्वेश्चन बनेंगे उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जो है आपके राष्ट्रपति
और मंत्रिपरिषद के बीच संचार के माध्यम के रूप में कार्य करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं ये आपके राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक संचार का मुख्य माध्यम है और राष्ट्रपति को परिषद के सभी निर्णयों के बारे में सूचित रखता है। और संविधान के आर्टिकल 74 में, याद रखिएगा, अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद साथ में होगी। तो इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा जो राज्य है जो पंचायती राज प्रणाली का पालन नहीं करता है? तो राजस्थान, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन से जो राज्य हैं? तो आपका नागालैंड और आपका मेघालय और आपका नागालैंड, मेघालय और आपका ये थर्ड डी मिजोरम है। तीनों जो राज्य है जो पंचायती राज व्यवस्था मतलब उपस्थित नहीं है। तो तीनों ये राज्यों को याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। तो यहाँ पे ये आपका पालन नहीं करते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में आपका दिल्ली हो जाएगा। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था उपस्थित नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस निकाय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो न्यायपालिका को, संसद को, सत्तारूढ़ पार्टी को या ए और बी दोनों को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों का इसको संरक्षक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एसएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा संविधान और कानूनों को एक साथ बनाए रखने की शपथ लेता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्य के राज्यपाल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो आपके संविधान और कानूनों को एक साथ बनाए रखने के लिए आपका शपथ लेता है। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, तो इसको याद रखिए, इनके संरक्षण के लिए, सुरक्षा और बचाव के लिए पद की आपका शपथ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस उच्च न्यायालय में अधिकतम बेंच है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय या आपके पटना उच्च न्यायालय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो यहाँ पे उच्च न्यायालय में अधिकतम बेंच स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब किए थे? 1948 में, 1 मार्च 1948 गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जो कि भारत के गवर्नर जनरल यहाँ पे इनको प्रख्यापित किया गया था। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात करूँ तो ये आपके असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश पर है। इस मतलब 4 राज्यों को यहाँ पे अधिकार दिया गया है, चारों राज्यों को, इसको याद रखिएगा। कहने का मतलब है आपके चारों राज्यों को आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय कवर करता है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन सा जो मौलिक अधिकार है जिसमें जबरन, श्रम और 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को रक्षा करता है? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार या आपके धर्म का अधिकार? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शोषण का अधिकार। तो ये आपके मौलिक अधिकार जबरन और 14 वर्ष से कम बच्चों को आपके रक्षा करता है। तो संविधान के अनुसार इसमें बोला गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान वगैरह किसी खतरनाक काम में यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा। इस प्रकार आपके बाल श्रम को अवैध बनाकर, शिक्षा को बच्चों को मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार ये आपका बताया गया है। तो ये आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आ गया, जिसमें आपके मौलिक अधिकारों को शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद 23 और 24 इसमें शामिल है। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद जो आपके 23 इसमें बताया गया है कि आपके अवैध व्यापार और बलात्श्रम के निषेध के बारे में, और आपके पुरुषों और महिलाओं और बच्चों की किसी तरह के बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है। और यहाँ पे अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान और नौकरी करने पे इनको रोक लगाता है। तो इनके बारे में बताया गया है, तो इसको याद रखिए। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार आपके अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आपके 29 से 31, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आर्टिकल अनुच्छेद 32। तो इसको याद रखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
आपातकाल के मामले में निम्नलिखित किस अनुच्छेद को किसी भी क्रम में निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 15 से 20 और आपका अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद आपका 20 से 21। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। इसमें आपके राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जो अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, और अनुच्छेद जो 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये दोनों अनुच्छेद 20 और 21 को यहाँ पे ये आपके अनुच्छेद किसी भी क्रम में निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इसको आर्टिकल 20-21 को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा निकाय जो राज्य विधानसभा चुनाव आयोजित करता है या आयोजन करता है? तो राज्य चुनाव आयोग, भारत के चुनाव आयोग या राष्ट्रपति चुनाव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का चुनाव आयोग। ये आपका भारत और निर्वाचन आयोग जो है आपका एक स्वायत्त संवैधानिक अधिकार है, जिसमें यह जो निकाय भारत के लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं जो कि यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों के लिए आपका निर्वाचन का संचालन करता है। तो इसको याद रखिएगा। वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो श्री राजीव कुमार, याद रखिएगा, हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम को खालिस्तान संशोधन के तहत भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। तो 28वां, 36वां, 38वां या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिक्किम को 36वां संशोधन के तहत भारत का अभिन्न अंग इसको बनाया गया था। 36वां संशोधन अधिनियम 26 अप्रैल 1975 के द्वारा सिक्किम जो इसको भारत का अभिन्न अंग इसको बनाया गया था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस देश ने दोहरी नागरिकता नीति को स्वीकार किया है? तो फ्रेंच, भारत, चीन या यूएसए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। तो यूएसए ने दोहरी नागरिकता नीति स्वीकार किया है। मतलब कहने का मतलब है पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया है। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वीकार किया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पन्नों को किसके द्वारा सजाया गया था? तो राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, बी आर अम्बेडकर, ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। तो भारतीय संविधान के पन्नों को किसके द्वारा सजाया गया था? तो नंदलाल बोस के द्वारा इसको सजाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो लगभग 221 पेजों को इन्हें मतलब दस्तावेज के रूप में हर पन्नों को इन्होंने चित्रकारी से सजाया गया था आपके नंदलाल बोस ने। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन बिना किसी सदस्यता के संसद सत्र में भाग ले सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी या आपके सीएजी कैग कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी, जो आपके बिना किसी सदस्यता के संसद सत्र में भाग ले सकता है। तो भारत के प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को किसी भी सदन या सदनों के किसी भी संयुक्त बैठक में संसद की किसी भी समिति जिसका वहाँ सदस्य नामित किया जा सकता है और वहीं कार्यवाही बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार इनको होता है। तो आर्टिकल अनुच्छेद 88 में इनके बारे में बताया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान जो राज्यों की अधिकतम संख्या को नियंत्रित करते हैं। तो कौन सा उच्च न्यायालय है जो राज्यों की अधिकतम संख्या को नियंत्रित करते हैं? तो चेन्नई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय या मुंबई उच्च न्यायालय? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई उच्च न्यायालय। इसके साथ अगर गुवाहाटी भी दिया रहता तो आपको आंसर में गुवाहाटी लेना है। गुवाहाटी दे चाहे आपको मुंबई, तो आपको दोनों आंसर लेना है। तो भारत के जो मुंबई और गुवाहाटी ये दोनों उच्च न्यायालय जिनका जो अधिकार क्षेत्र 2 से अधिक राज्यों में बांट दिया गया है। मुंबई और गुवाहाटी जो कि उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र में 2 से अधिक राज्यों पर है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम राज्यों के लिए आपके अधिकार क्षेत्र का विस्तार करता है। मतलब कहने का मतलब है कई राज्यों को मतलब अधिक से अधिक राज्यों के अधिकतम संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं मुंबई और आपका गुवाहाटी। तो दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस व्यक्तित्व ने, कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संविधान के एक प्रस्तावना के विचार का सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी, लॉर्ड माउंटबेटन ने, बी आर अम्बेडकर ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। तो इन्होंने भारतीय संविधान के प्रस्तावना के विचार का सुझाव इन्होंने दिया था।
प्रस्तुत किया था, जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादन किया और बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लिया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष से संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को मंजूरी दी थी? तो 1946, 1947, 1948 या आपको 1949। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। तो इस वर्ष संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को मंजूरी दी थी। तो 22 जुलाई 1947 आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन को भारत के संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार होना चाहिए करके यहाँ पे बात चली थी। और लगभग ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात कितना है? तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 3:2। इसको याद रखिए। तो अनुपात है जिसमें लंबाई चौड़ाव का अनुपात है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, 22 क्वेश्चन किए तो 23वें क्वेश्चन से हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और आपका स्कोर कितने पर रहे वो भी कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।